हेलो डियर स्टूडेंट्स, कोई सॉलिड अगर किसी लिक्विड में फ्लोट कर रहा है तो कितना पोर्शन उसका इमर्ज्ड है वो भी थोड़ा सा चेंज होता है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन फोर्सेज। तो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये 3 प्रॉब्लम्स हैं। आप इन तीनों प्रॉब्लम्स को खुद से जरूर अटेम्प्ट करिए। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अ क्यूब विथ अ मास m कंप्लीटली वेटेबल बाय वाटर फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. Each side of the cube is A. What is the distance h between the lower face of cube and the surface of the water if surface tension is S? Take density of water as rho W. Take angle of contact as 0. फर्स्ट क्वेश्चन का ये डायग्राम होगा। ये क्यूब है जो फ्लोट कर रहा है लिक्विड में। इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाएंगे। तो mg तो इसका वेट जो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, ये अपथ्रस्ट वाला फोर्स है। ये फोर्स हो जाएगा इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड या वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये दोनों फोर्सेज हैं, फोर्सेज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। दिखाने के लिए इसको हमने एक एंगल पे बना दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन में दे रखा है कि जो कॉन्टैक्ट एंगल है वो 0 डिग्री है। तो जो लिक्विड है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा और जो लिक्विड है वो इस सॉलिड को ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगा बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन फोर्सेज। तो ये समझ लीजिए कि एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा। कितना इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा? सरफेस टेंशन इनटू पेरीमीटर ऑफ द इंटरफेस। अब ये क्यूब जो है वो इक्विलिब्रियम में है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्सेज विल बी इक्वल टू वर्टिकली अपवर्ड फोर्सेज। तो हम लोग ये लिख सकते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्सेज क्या हो जाएंगे? mg प्लस सरफेस टेंशन का फोर्स वो कितना हो जाएगा? s इंटू जो पेरीमीटर है ना, तो पेरीमीटर क्या होगा? इस क्यूब का जो इंटरफेस बन रहा है वो क्या हो जाएगा? 4a के बराबर होगा, क्योंकि चारों साइड में चारों तरफ ये लिक्विड को टच कर रहा है ना, और एक साइड है a डायमेंशन का। तो लिक्विड और सॉलिड क्यूब जो है उसका जो इंटरफेस होगा, जो लाइन टच कर रहा है वो क्या हो जाएगा? ऐसा कुछ होगा। मैं उसका क्रॉस सेक्शन डायग्राम टॉप व्यू आपको दिखा रहा हूँ। इधर लिक्विड होगा, इधर लिक्विड होगा, इधर लिक्विड होगा, जिधर लिक्विड होगा उधर बना दो। ये लिक्विड इधर होगा, इधर होगा, चारों साइड में लिक्विड होगा। तो कितना टच हुआ? a डायमेंशन है ये, तो a 4a। तो सरफेस टेंशन के कारण कितना फोर्स लगेगा? s इंटू 4a। दिस विल बी इक्वल टू फोर्स बिकॉज ऑफ अपथ्रस्ट, क्योंकि यही फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है। अपथ्रस्ट में जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वो क्या हो जाएगा? रो ऑफ लिक्विड या रो ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ? ये अगर हाइट h है तो क्रॉस सेक्शन एरिया है a स्क्वायर, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड हो जाएगा ha स्क्वायर। तो करिए ha स्क्वायर, ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू कर दीजिए g। तो ये आपको मिल गया वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो ये इक्वेशन देखिए कहाँ से आया? डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्सेज लग रहे हैं mg प्लस s4a, दिस विल बी इक्वल टू फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ से अब आप h की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, h इज इक्वल टू आ जाएगा mg प्लस s इंटू 4a डिवाइडेड बाई रो w इंटू a स्क्वायर इंटू g। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर सरफेस टेंशन वाला फोर्स हम लोग कंसिडर नहीं करते, यानी कि ये टर्म अगर 0 हो जाता तो हाइट कितना होता? ये होता। अब अगर हम लोग सरफेस टेंशन का फोर्स कंसिडर कर रहे हैं तो ये हाइट बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? इसलिए बढ़ेगा क्योंकि ये जो सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स नीचे की तरफ लगने लगा, जिसका मैग्नीट्यूड है 4a टाइम्स s, वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस क्यूब का इफेक्टिव वेट बढ़ा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स बढ़ा रहा है। तो उसको बैलेंस करने के लिए अपथ्रस्ट को बढ़ना पड़ेगा। अपथ्रस्ट बढ़ेगा, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड वो बढ़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बढ़ेगा, यानी कि ये हाइट h बढ़ जाएगा। आप वैसे भी देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट एंगल 0 डिग्री है, तो ये जो लिक्विड है ये इस सॉलिड के वॉल पे ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगा। ऊपर की तरफ चढ़ने लगा, यानी कि ये हाइट h जो है बढ़ गया। अगर सरफेस टेंशन वगैरह नहीं होता तो क्या होता? ये लिक्विड ऐसे रहता, यानी कि हाइट कहाँ तक होता? यहाँ तक ही होता। ये हाइट होता h। अगर s की वैल्यू यहाँ पर आप 0 कर दीजिएगा तो अब क्या हुआ? ये लिक्विड थोड़ा सा ऊपर चला गया। लो भाई, ऐसे चला गया, ऊपर चला गया, तो ये हाइट जो हो गया अब ये बढ़ गया। तो हाइट क्यों बढ़ा उसको आप वैसे भी समझ सकते हैं कि लिक्विड थोड़ा सा ऊपर की तरफ चढ़ा, इसलिए ये हाइट जो है ये वाला हाइट बढ़ गया। आप इस इक्वेशन से भी देख सकते हैं कि अगर s की वैल्यू हम लोग 0 कर देते या हम लोग नेग्लेक्ट करते कि सरफेस टेंशन के कारण कोई फोर्स नहीं है, तो उस केस में जो हाइट आता वो कम होता।
अभी जो हाइट आ रहा है वो उससे ज़्यादा है। दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अ स्मॉल क्यूब ऑफ वॉल्यूम ए क्यूब फ्लोट्स विथ इट्स अपर फेस हॉरिजॉन्टल इन अ लिक्विड सच दैट इट्स एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सर्फेस ऑफ द क्यूब इज ऑब्ट्यूज एंड इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 1 से मिलता जुलता है, बस इसमें ध्यान ये रखना है कि इसमें जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो ऑब्ट्यूज हो गया है। तब आपसे पूछा है कि फाइंड द कंडीशन ऑन डेंसिटीज ऑफ लिक्विड एंड क्यूब सो दैट द क्यूब मे फ्लोट। इस केस का हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो ये जो लिक्विड सरफेस है इस केस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ आएगा, इधर नीचे की तरफ आएगा। क्यों आएगा नीचे की तरफ? सिंपल कारण है क्योंकि इसमें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो ऑब्ट्यूज है। देखिए ये एंगल ऑब्ट्यूज बना, ये एंगल ऑब्ट्यूज बना। अब ये जो क्यूब है ये इक्विलिब्रियम में है, फ्लोट कर रहा है, तो इसका भी हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये जो क्यूब है इसकी डेंसिटी है रो डैश और जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी है रो, और हमसे यही पूछा है कि इन दोनों रो और रो डैश में क्या कंडीशन होना चाहिए सो दैट दिस क्यूब फ्लोट्स। अब यहाँ पे जो सरफेस टेंशन के कारण फोर्सेज लगेंगे वो किस डायरेक्शन में लगेंगे? ये देखिए ऐसे लगेगा ऊपर की तरफ, इधर भी लगेगा ऊपर की तरफ। ये ऊपर की तरफ क्यों लगेगा? क्योंकि देखिए ये लिक्विड तो ऐसे टच कर रहा है ना, तो लिक्विड तो उस इंटरफेस लाइन को अपनी तरफ खींचेगा। तो हम लोग सरफेस टेंशन फोर्स बना दें, एक इधर लगेगा, एक लो भाई इधर लगेगा। और सिर्फ ये दो फोर्स नहीं होगा, पूरा जो इंटरफेस होगा वो चारों तरफ लगेगा। तो इसको मैं दो इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि सामने से हम लोगों ने इसका क्रॉस सेक्शन व्यू बनाया है। तो फोर्स टोटल क्या लग जाएगा? एस सरफेस टेंशन इंटू पेरीमीटर ऑफ इंटरफेस क्या हो जाएगा? 4a हो जाएगा। और उसका वर्टिकल कंपोनेंट जब हम लोग लेंगे तो ध्यान रखिए इस केस में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट दे रखा है, ये है पाई माइनस अल्फा, यानी कि ये एंगल है अल्फा, ये वाला एंगल है अल्फा। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एस 4a इंटू कॉस अल्फा। तो इस क्यूब का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो एक फोर्स तो नीचे होगा mg, लो भाई ये फोर्स हो गया mg, और ये सरफेस टेंशन वाला फोर्स हो गया, और एक फोर्स हो जाएगा अपथ्रस्ट फोर्स जो ऊपर की तरफ लगेगा। और वर्टिकल डायरेक्शन में ये जो क्यूब है इक्विलिब्रियम में है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में सारे फोर्सेज को हम लोग बैलेंस करते हैं, फोर्स इक्वेशन लिखते हैं। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, ये mg जो है वो रो डैश के टर्म्स में हम लोग लिख देंगे। और मान लेते हैं कि v वॉल्यूम जो है वो इमर्ज्ड है, इस क्यूब का v वॉल्यूम इमर्ज्ड है। तो इस v वॉल्यूम के टर्म्स में हम लोग अपथ्रस्ट फोर्स भी लिख सकते हैं। तो वेट ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो ये देखिए जो वेट ऑफ क्यूब है जिसको हमने mg लिख दिया है, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं रो डैश उसकी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा? a क्यूब, क्योंकि इस डायमेंशन a है, इंटू g। तो हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखे तो हम लोग ये लिख सकते हैं रो डैश इंटू a क्यूब इंटू g, दिस विल बी इक्वल टू अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है। अपवर्ड डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स है? एक तो हो जाएगा सरफेस टेंशन S इंटू 4a इंटू कॉस अल्फा। ये क्यों हुआ? क्योंकि देखिए ये वाला एंगल है अल्फा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्वेश्चन में दे रखा था, ये पूरा एंगल था पाई माइनस अल्फा, तो ये एंगल हो गया अल्फा। तो जो सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लग रहा है उसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कॉम्पोनेंट हो जाएगा? S इंटू 4a इंटू कॉस अल्फा। और दूसरा अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है ये अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट कितना होगा भाई? ये हो जाएगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वो क्या हो जाएगा? रो इंटू वी, वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब इमर्ज्ड v इंटू कर दीजिए g, तो करना ही होगा क्योंकि वेट की बात हो रही है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा हमने क्या किया। वेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है दिस इज इक्वल टू s इंटू 4a कॉस अल्फा प्लस रो वी जी। अब इस रिलेशन में हम लोग S4a कॉस अल्फा को इधर ले आए, LHS में ले आए, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू हो जाएगा रो वी जी। तो ये लिख देते हैं, तो भाई इधर ले आओ, इसको माइनस कर दो, तो देखिए ये आ गया रो डैश a क्यूब जी माइनस दिस इज इक्वल टू रो वी जी। ये हमने क्यों किया? क्योंकि अभी हम लोग कंडीशन फॉर फ्लोटिंग फाइंड कर रहे हैं ना। तो ये क्यूब अगर फ्लोट कर रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि v इज लेस देन a क्यूब। v क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इमर्ज्ड। ये देखिए v क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इमर्ज्ड। तो अगर फ्लोटिंग हो रहा है इसका मतलब v विल बी लेस देन a क्यूब। अगर v लेस देन a क्यूब है तो इस रो वी जी को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? दिस विल बी लेस देन रो वी की जगह करिए a क्यूब इंटू जी। इक्वालिटी तक तो क्लियर है, वो फोर्स बैलेंस इक्वेशन से आ गया, FBD से आ गया। अब v जो है वो a क्यूब से कम होगा अगर ये क्यूब फ्लोटिंग कर रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं दिस विल बी लेस देन रो a क्यूब जी।
अब आपको पता करना है कि रो डैश और रो में क्या कंडीशन होगा, तो ये कंडीशन होना चाहिए। अब आप ये कर सकते हैं कि इस माइनस वाले को इधर ले आइए, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करिए, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रो डैश ए क्यूब जी से हर जगह कैंसिल आउट कर दीजिए, पूरे इनइक्वालिटी को ए क्यूब जी से डिवाइड कर दीजिए, तो हम लोग ये लिख सकते हैं रो डैश इज लेस देन रो प्लस यहाँ पे आ जाएगा एस कॉस अल्फा 4a है तो 4 को ऊपर रहने दो, नीचे में आ जाएगा ए स्क्वायर जी। ये आप देखिए, ये बहुत सिंपल है, मैनिपुलेशन केल करना है। ये लेस देन रो ए क्यूब जी है तो सब जगह ए क्यूब जी से डिवाइड कर दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। इस इनइक्वालिटी को अगर हम लोग सब जगह रो से भी डिवाइड कर दें तो आपको एक और रिलेशन मिल जाएगा कि रो डैश बाई रो इज़ लेस देन 1 और यहाँ पे रो आ जाएगा। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ये एक ही चीज़ को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी रहने दीजिए। ये कंडीशन है कि रो डैश इज़ लेस देन रो प्लस समथिंग। तो अब आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, अगर इसको फ्लोट करना है इस क्यूब को, तो क्यूब की जो डेंसिटी है वो लिक्विड की डेंसिटी से कम होनी चाहिए। तो ये बात तो पहले से ही पता था, लेकिन यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा क्या आपको मिल रहा है कि अगर ये जो क्यूब है वो अगर इस लिक्विड की डेंसिटी से थोड़ा सा ज़्यादा भी है तो भी फ्लोट करेगा। इसको देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि रो आपका है 1.2 और ये जो इधर वाला टर्म्स है ना, ये सब मिलकर के आ गया 0.1। तो अगर क्यूब की जो डेंसिटी है अगर 1.25 भी हो जाए तो भी ये क्यूब फ्लोट करेगा। यानी कि अगर ये क्यूब लिक्विड से डेंसर हो जाए तो भी फ्लोट करेगा। जब तक हम लोगों ने सरफेस टेंशन वगैरह फोर्स को कंसिडर नहीं किया था तो कंडीशन क्या होता है फ्लोटिंग के लिए कि रो डैश हैज़ टू बी लेस देन रो, यानी कि डेंसिटी ऑफ दिस क्यूब हैज़ टू बी लेस देन डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड, तभी तो फ्लोटिंग होगा ना। जिस सॉलिड की डेंसिटी उस लिक्विड की डेंसिटी से कम होती है वही सॉलिड फ्लोट करता है ना। बेसिक ये तो प्रिंसिपल है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। सरफेस टेंशन के कारण देखिए इस केस में क्या हुआ, और ध्यान देखिए ये इसी केस में हो रहा है क्योंकि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूस है, तो सरफेस टेंशन का फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, यानी कि वो अपथ्रस्ट को मदद कर रहा है, या आप ये कह सकते हैं कि वो वेट mg को रिड्यूस कर रहा है। इसीलिए अगर रो डैश जो है डेंसिटी ऑफ क्यूब जो है वो अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड से थोड़ा सा ज़्यादा भी है तो भी ये क्यूब फ्लोट करेगा। तो इस इनइक्वालिटी से आप देख सकते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा टर्म आ गया ना वो आपको एक तरह से एक्स्ट्रा कुशन दे रहा है। मान लीजिए कि इसकी वैल्यू आ जाती है 2 यूनिट्स या 3 यूनिट्स और रो की वैल्यू है 10 और इसकी वैल्यू है 2, तो अब आप क्या कर सकते हैं कि रो डैश जो है जो डेंसिटी ऑफ दिस क्यूब है वो 12 तक भी अगर चला जाए तो भी ये क्यूब फ्लोट करता ही रहेगा। अगर सरफेस टेंशन वाला फोर्स हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं और लिक्विड की डेंसिटी है 10, तो जैसे ही इस क्यूब की डेंसिटी 10 से जरा सा भी ऊपर गई ये क्यूब नीचे डूब जाता है। लेकिन अब ये जो एक्स्ट्रा टर्म आ गया, मान लेते हैं कि अगर इसकी वैल्यू 2 है तो आपको 12 तक जाने की इजाज़त दे देता है, 12 तक का कुशन है। यानी कि डेंसिटी ऑफ दिस क्यूब अगर वो 10.1, 10.5, 11.5, 11.7 कुछ भी हो जाए, यानी कि डेंसिटी ऑफ क्यूब इस लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा भी हो जाए तो भी ये क्यूब फ्लोट करता रहेगा। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि सरफेस टेंशन का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर ऑब्ट्यूस है। अब इसी में देखिए कि अगर इसका ठीक उल्टा होता कि एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूस नहीं होकर के एक्यूट होता, यानी कि सरफेस ऐसा बनता हो, लिक्विड का सरफेस ऐसा बनता, उस केस में सरफेस टेंशन का फोर्स जो है वो नीचे की तरफ होता, ये नीचे की तरफ होता, यानी कि उस केस में आपका इफेक्टिव वेट बढ़ रहा है। तो सारा कैलकुलेशन वही रहता, उसमें आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे जो प्लस वाला टर्म है ना ये कॉस अल्फा ये माइनस हो जाता है, क्योंकि जब हम लोग FBD डायग्राम वगैरह बनाते हैं, फोर्स इक्वेशन लिखते हैं, तो सब कुछ वही रहता है, बस फोर्स का डायरेक्शन ही चेंज हो रहा है ना। तो उस केस में रो डैश इज लेस देन रो माइनस दिस आता है, यानी कि उस केस में आपको कुशन खत्म हो रहा है। यानी कि अगर लिक्विड की डेंसिटी 10 है और ये वाला टर्म मान लीजिए कि 2 है, तो आपकी क्यूब की डेंसिटी 8 से कम होनी चाहिए फॉर दिस क्यूब टू फ्लोट। अगर इसकी डेंसिटी 8 से बढ़ करके अगर 9 भी हो जाती तो कहने को तो ये होता कि हाँ 9 जो डेंसिटी है क्यूब की वो लिक्विड की डेंसिटी से कम है, लेकिन फिर भी ये डूब जाता। क्यों डूब जाता, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस वाला टर्म है इसके कारण। तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, ये मुझे लगता है कि कभी भी JEE एडवांस में पूछा जा सकता है। इसके लिए आपको सिंपली बस ये देखना है कि जो वेट ऑफ क्यूब है
अपथ्रस्ट फोर्स है और जो सरफेस टेंशन का फोर्स है, इन तीनों को वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस कर दीजिए, क्योंकि ये जो क्यूब है वो इक्विलिब्रियम में है और जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इमर्ज्ड है v, कंडीशन लगा दीजिएगा कि v हैज़ टू बी लेस देन a क्यूब फॉर फ्लोटिंग। कॉन्टैक्ट एंगल ऑब्ट्यूस है तो देखिए फोर्स ऊपर की तरफ है, अगर कॉन्टैक्ट एंगल एक्यूट हो जाता तो फोर्स ऑब्वियसली नीचे की तरफ हो जाता, सब कुछ वही रहता, बस यहाँ पर माइनस आ जाता। अब थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फाइंड द कंडीशन दैट अ स्मॉल सिलेंडर में फ्लोट इन वाटर द एंगल ऑफ कैपिलैरिटी बीइंग ऑब्ट्यूस। ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली जो सेकंड क्वेश्चन है वैसा ही है, बस अंतर ये है कि सेकंड में एक क्यूब था, इसमें आपको एक छोटा सा सिलेंडर, स्मॉल सिलेंडर दे रखा है। तो ये इस क्वेश्चन का डायग्राम है। कॉन्टैक्ट एंगल यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर पाई माइनस थीटा है इस पूरे ऑब्ट्यूस एंगल को, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। जानबूझ करके मैं इस एंगल को थीटा क्यों ले रहा हूँ, ताकि जब हम लोग सरफेस टेंशन के कारण फोर्स वगैरह लिखेंगे तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट सीधे सीधे हम लोग कॉस थीटा के टर्म्स में लिख दें। अगर आप इस पूरे को थीटा लेंगे तो फिर ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा, तो माइनस वगैरह का टर्म आ जाएगा, इसलिए उसके चक्कर में मत पड़िए। तो फोर्सेज जो सरफेस टेंशन के कारण होंगे इधर से और इधर से हम लोग दिखा देते हैं, ये बस हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे दिखा रहे हैं। ध्यान रखिए जो पूरा फोर्स लगेगा ना, वो तो इस पूरे सरकमफ्रेंस में हर जगह लगेगा। ये जो सिलेंडर है उसका जो पूरा ऐसा सरकमफ्रेंस है, हर जगह ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दिस फोर्स इनटू कॉस थीटा। अब इसका वेट कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कि सिलेंडर की डेंसिटी है रो डैश, इसकी डेंसिटी है रो, और वॉल्यूम v ऑफ सिलेंडर इज इमर्ज्ड। तो एग्जैक्टली सेम तरीका है इस क्वेश्चन को भी करने का। वेट नीचे की तरफ लगेगा mg, अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और ये सरफेस टेंशन वाला तो फोर्स लगेगा ही। तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ये सिलेंडर अगर इक्विलिब्रियम में है तो वर्टिकल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस जीरो हो जाएंगे, यानी कि जो डाउनवर्ड फोर्स है mg, दिस विल बी इक्वल टू सरफेस टेंशन फोर्स प्लस अपथ्रस्ट फोर्स। mg की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेंसिटी अगर इसका रो है तो हो जाएगा पाई, इसका रेडियस हम लोग r लिख देते हैं r स्क्वायर, h इंटू कर दीजिए रो डैश, इसकी डेंसिटी इंटू g, ये हो जाएगा वेट ऑफ दिस सिलेंडर। दिस हैज़ टू बी बैलेंस्ड बाय सरफेस टेंशन फोर्स, वो कितना हो जाएगा s इंटू जो भी इंटरफेस का लेंथ है, तो इंटरफेस क्या हो जाएगा 2 पाई r के बराबर होगा, क्योंकि जो क्रॉस सेक्शन एरिया है सिलेंडर का, हर जगह तो लिक्विड और सिलेंडर में टच हो रहा है ना, तो फोर्स तो लगेगा 2 पाई r इंटू एस, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेना है तो कॉस थीटा कर देंगे। तो ये पहले करो s इंटू 2 पाई r इंटू कर दीजिए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज दिस एंगल, ये एंगल थीटा है, ध्यान रखिएगा। प्लस कर दीजिए अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट कितना होगा, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है उसका वेट। तो अगर v वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इमर्ज्ड है तो लिक्विड कितना डिस्प्लेस होगा, ऑब्वियसली v। तो अपथ्रस्ट को हम लोग सीधे ऐसे लिख दें v इंटू रो इंटू जी, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये समझ में आ गया सबको, ये आपको इस सिलेंडर के FBD से आ गया। अब क्या करिए, इस वाले टर्म को इधर ले जाइए, तो इधर आकर ये माइनस हो जाएगा, यहाँ इक्वल टू कर दीजिए। उसी रिलेशन को हमने ऐसे कर दिया। अब अगर इस सिलेंडर को फ्लोट करना है तो v हैज़ टू बी लेस देन पाई r स्क्वायर h। अगर ये सिलेंडर फ्लोट कर रहा है तो v हैज़ टू बी लेस देन पाई r स्क्वायर h। ये वाला जो है ना वो की स्टेप है। तो v इज लेस देन पाई r स्क्वायर h है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं v रो g, दिस विल बी लेस देन पाई r स्क्वायर h रो g। अब इधर तो सब कुछ है ही, पाई r स्क्वायर h रो g माइनस दिस थिंग। तो अब हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को रो डैश और रो में एक कंडीशन मिल जाएगा। पूरे इस इनइक्वालिटी को हम लोग पाई r स्क्वायर h g से डिवाइड कर देते हैं, और इस वाले टर्म को फिर RHS में ले जाइए, वो सब कर दीजिए। तो देखिए क्या होता है, ये जो इनइक्वालिटी है ना, इसमें आप हर जगह पाई r स्क्वायर h g से डिवाइड करिए, तो इधर आ जाएगा रो डैश, इधर रह गया रो। इस वाले टर्म को भी पाई r स्क्वायर h g से डिवाइड करिएगा, और इस माइनस को इधर ले जाइए राइट साइड ऑफ इनइक्वालिटी, तो ये रिलेशन आ गया। तो इसमें भी देखिए आपको क्या मिल रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये वाला जो टर्म है ना, वो आपको फ्लोटिंग के लिए एक्स्ट्रा कुशन दे रहा है। मान लीजिए कि इस टर्म की वैल्यू है 2 और आपका रो है 10, तो इस सिलेंडर की डेंसिटी 12 तक भी अगर होगी तो भी ये फ्लोट करता रहेगा। यानी कि अगर इसकी डेंसिटी 10.5 हो जाए, 11.5 हो जाए, 11.8 हो जाए, तो भी फ्लोट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये सरफेस टेंशन के कारण जो एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा है ना, जो अपवर्ड डायरेक्शन में है, देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो वो कह सकते हैं कि इस सिलेंडर के वेट को थोड़ा सा कम कर रहा है, इफेक्टिव वेट उसका घटा दिया। या आप ऐसे देखिए कि अपथ्रस्ट
वाले फोर्स को सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए आपको कुशन मिल रहा है। अगर ये एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होता, यानी कि उस केस में लिक्विड कैसा होता, लिक्विड मान लीजिए कि अगर ऐसा होता तो सरफेस टेंशन का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता, तो उस केस में ये आपका प्लस की जगह यहाँ पर क्या हो जाता, माइनस हो जाता। तो आपको क्या मिलता, आपको ये मिलता कि अगर इसकी वैल्यू 2 है, रो की वैल्यू 10 है, तो ये जो सिलेंडर है उसकी डेंसिटी 8 से कम होनी चाहिए फॉर फ्लोटिंग, अगर कॉन्टैक्ट एंगल एक्यूट होता तो।